एक बार इस इमेज को देखो और सोचो कि कभी आप भी ऐसी रेस लगा रहे थे जीवन पाने के लिए, और फिर कुछ ऐसे हुए, फिर ऐसे, और यही सब चीजें आज जाकर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जिस प्रोसेस से आप गुजरे हो आपको वही नहीं याद है। यानी कि पेट में कैसे बच्चा बनता है, मेन पॉइंट कैसे काम करता है, और ये सब चीजें फ्लावर में कैसे होती है। तो नमस्कार भैया और बहनी, एग्जाम में उड़ जाता है दिमाग का फ्यूज जब हमसे पूछ लिया जाता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, यानी कि अपने ही ऑफ स्प्रिंग, अपने ही वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि बच्चे पैदा करने की प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं होता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपके जीवन जीने के लिए जरूरी है, जैसे कि सांस लेना, डाइजेशन होना, एक्सक्रीशन होना, ये सब जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर ये ना हो तो आदमी मर जाएगा। लेकिन रिप्रोडक्शन अगर ना करे तो आदमी मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? तो वो करते हैं कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कुकुर बिल्ला छछूंदर रिप्रोडक्शन ना करे तो जैसे ये लोग खत्म हुए, सारे कुकुर बिल्ला छछूंदर खत्म हो गए क्योंकि अपने बच्चे ही नहीं पैदा किए। वैसे अगर हम लोग बच्चे पैदा ना करें तो हम लोग जैसे खत्म हुए सारे आदमी खत्म हो जाएंगे। तो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। अब ये जब एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चे को क्रिएट करता है, पैदा करता है, तो क्या वो बच्चा एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है उनकी? तो ऐसा तो नहीं होता है। यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ क्या वो एकदम एग्जैक्ट मम्मी पापा की तरह दिखता है? लगभग मम्मी पापा की तरह दिखता है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होता, हल्का सा डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कैसे आता है? तो वो आता है क्योंकि जो डीएनए होता है वो रिप्लिकेट करता है और वो अपनी कॉपी बनाता है। तो जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है उस दौरान जो सेल होती है, उस सेल के अंदर का जो डीएनए होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, और वो जो डीएनए रहता है उसी कहते हैं डीएनए कॉपी बना लिया। अब इसी डीएनए कॉपिंग के दौरान एडिशनल सेलुलर ऑपरेटर जो रहते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, और इसके दौरान जो डीएनए के अंदर जो वेरिएशन होता है वो स्लाइट वेरिएशन आ जाता है जब डीएनए की कॉपिंग हो रही होती है। और इसी वेरिएशन के कारण जो बच्चा रहता है वो एकदम एग्जैक्ट मम्मी पापा की तरह नहीं दिखता, हल्का सा डिफरेंस होता है। लगभग मम्मी पापा की तरह होता है लेकिन हल्का सा डिफरेंट भी होता है क्योंकि वेरिएशन आ जाता है। क्योंकि ये जो डीएनए होता है उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा रहती है कि अपने मम्मी पापा की तरह दिखेगा, यानी गाल ऐसा होगा, कान ऐसा होगा, आँख ऐसा होगा, पेट ऐसा होगा, हाथ ऐसा होगा। लेकिन अब उसी डीएनए के अंदर हल्का सा वेरिएशन आ गया, हल्का सा चेंज आ गया, तो गलवा क्या पता हल्का सा अलग हो जाए, कान हल्का सा अलग हो जाए। तो लोग देखो कहते हैं ना, नाक इनका मम्मी की तरह है तो गाल इनका पापा की तरह है, कान इनका बाबा की तरह है, पेट इनकी दादी की तरह है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वही डीएनए में हल्का सा वेरिएशन, हल्का सा चेंज आ गया है। अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो डीएनए की कॉपिंग होती है, जो जनरेट होता है, वो तो सिमिलर मम्मी पापा की तरह होता है, लेकिन एकदम आइडेंटिकल नहीं होता है, हल्का फुल्का चेंज होता है। यह हल्का फुल्का चेंज की वजह से ही एवोल्यूशन आता है। एवोल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि मान लो आने वाले 200 साल बाद खूब ठंडी पड़े और हम लोग सह न पाएं, लेकिन जो हम लोग का आने वाला बच्चा है, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, वो उतनी ठंडी सह लेगा। क्यों सह लेगा? क्योंकि मान लो मेरा जो बच्चा होगा उसके अंदर हल्का सा डीएनए में चेंज आ गया कि भाई ये थोड़ी ठंडी सह ले। उसका जो बच्चा होगा उसके अंदर हल्का सा डीएनए में चेंज आ गया, ये हल्की ठंडी सह ले। उसका जो बच्चा होगा उसके डीएनए में हल्का सा वेरिएशन आ गया कि ये हल्की ठंडी सह ले। तो आने वाला जो 200 साल बाद बच्चा होगा वो ठंडी सह लेगा, हम लोग नहीं सह पाएंगे। तो ये हुआ क्यों? तो हुआ इसलिए क्योंकि डीएनए में वेरिएशन आया। इसी वेरिएशन कारण देखो वो उतनी ठंडी सह लिया, यानी कि एवोल्यूशन आ गया। तो इसी वेरिएशन के कारण एवोल्यूशन आता है। ये एवोल्यूशन आना जरूरी होता है किसी भी स्पेसीज को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए। नहीं 200 साल बाद कोनो आदमी नहीं रह जाते, उतनी ठंडी नहीं सह पाते, ये वेरिएशन के कारण उतनी ठंडी वो लोग सह के जिंदा रह लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खो ना जाए, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो रिप्रोडक्शन तो समझियोगे क्या होता है, लेकिन इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, यानी कि केवल एक पेरेंट रहता है जो कि रिप्रोडक्शन कर लेता है, यानी कि अपना बच्चा पैदा कर लेता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। बात करें अगर हम बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जैसे अपना इत्मीनान से एक इन्वायरमेंट पाता है ना, तो अकेले घचाक से तो बच्चा पैदा कर लेता है। अब इसको ऐसा नहीं है कि लखनक भैया 2-3 बैक्टीरिया है तब जाकर ये रिप्रोडक्शन करे, ये अकेले रहता है, अकेले बच्चा पैदा कर लेता है। इसको किसी को लखने की जरूरत नहीं पड़ती कोई आए। अगर हम लोग में देखोगे तो हम लोग में भैया लखने की जरूरत पड़ती है, शादी हो, बियाह हो, बहुत सारी रस्म हो,
तब जाके कहीं दो पेरेंट मिलते हैं, तब जाके कहीं बच्चा होता है, तब वही रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अकेले जैसे इन्वायरमेंट पाया घचाक से बच्चा पैदा कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम टाइम लगता है और एनर्जी भी बहुत कम लगती है। हम लोग में बहुत एनर्जी लगती है, अभी जानेंगे कैसे। यहाँ पर इसलिए लेस वेरिएशन हो पाता है। लेस वेरिएशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, एक ही पेरेंट है। हम लोग में दो पेरेंट रहते हैं, इसलिए ज़्यादा वेरिएशन होते हैं। अब यहाँ पर लेस वेरिएशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर एवोल्यूशन भी बहुत ना के बराबर होता है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग आते हैं, एसेक्सुअल में हम लोग नहीं आते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी जब मम्मी पापा मिलते हैं तभी तो हम लोग हुए, तो दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए। अगर इसका एग्जांपल लोगे जैसे एनिमल, फिश हो गया, और भी ऐसे कुकुर, बिल्ला, छछूंदर, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो मोर वेरिएशन हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एवोल्यूशन भी अकर हो पाता है। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये खत्म नहीं हुआ है, अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बात करते हैं हम फिजन से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे खो न जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो फिजन है, ये फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक पेरेंट बॉडी अपने आप को दो या तो दो से अधिक नई बॉडी में डिवाइड कर लेती है, यानी कि एक पेरेंट बॉडी दो या तो दो से अधिक बच्चे पैदा कर देती है, उसी को हम फिजन कहते हैं। अब ये जो फिजन रहता है, ये भगवती धारा दो प्रकार का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। ये जो बाइनरी फिजन होता है, इसमें जो एक पेरेंट बॉडी रहती है वो केवल एक बच्चे पैदा करती है, यानी कि एक पेरेंट बॉडी एक नई बॉडी बना लेती है तो दो बॉडी हो जाती है, उसी को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल लोगे जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा। हम बात करें केवल अमीबा की, तो ये इमेज देख रहे हो अमीबा है, ये भगवती धरा अपने आप को कल्ले कल्ले देखोगे डिवाइड कर ले रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और फिर ये दो नई बॉडी में प्रोसेस के माध्यम से ये बन जा रहा है। इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा और पैरामीशियम करते हैं। अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, यानी कि एक पेरेंट बॉडी होगी और उसमें से मल्टीपल बॉडी निकलेंगी, यानी कि वो एक ही पेरेंट बॉडी अकेले ही एसेक्सुअल प्रोसेस के माध्यम से कई सारे बच्चे पैदा कर देगा, उसी को हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखोगे एक बॉडी है जिसका नाम है भैया प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम के अंदर देखोगे कई सारी सेल्स बन गई हैं, और जब ये फटेगा तो ये सारी सेल्स निकल जाएंगी, यानी कि एक पेरेंट बॉडी कई सारी बॉडी को बना दी, उसी को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। अब इसी प्लाज्मोडियम का इस्तेमाल करता है भगवती धरा मच्छरवा। तो मच्छरवा देखोगे ऐसे पानी उनी में टहल के आता है, तैरता उड़ता रहता है, तो उसी में से वो प्लाज्मोडियम ले लेता है अपने सुड़ुओं में, और हम लोग को काटता है और प्लाज्मोडियम हम लोग के अंदर चला जाता है। जैसे प्लाज्मोडियम गया तो ये मल्टीपल फिजन करने लगता है, यानी कि एक ही बॉडी कई सारी नई सेल्स बना देती है, और हम लोग के अंदर खूब तेजी से फैल जाता है, और हम लोग के हो जाता है मलेरिया। तो मलेरिया ऐसे ही होता है। अब अगर हम बात करें बडिंग की, तो ये बडिंग भी एक एसेक्सुअल प्रोसेस है, जिसमें कि एक पेरेंट बॉडी अपने ही किनरवा से एक तो छोटा सा बड निकालती है, और वो जैसे ही बड मैच्योर हो जाता है तो टूट के नीचे गिर जाता है, और फिर वो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है, यानी कि एक नया पौधा, एक नया जो भी कह सको वो फॉर्म कर लेता है, उसी को हम बडिंग कहते हैं। अब इस बडिंग के एग्जांपल है जैसे हाइड्रा। अब ये जो हाइड्रा है भगवती धरा कुछ इस तरीके से दिखता है, इसके किनारे से धीरे धीरे एक छोटा सा बड यानी कि कली निकलने लगता है, और ये कली टूट के नीचे गिर जाती है, और ये कली जैसे नीचे गिरती है तो ये एक नया हाइड्रा फॉर्म कर लेती है, इसी को हम बडिंग कहते हैं। अब ये सब आप भूल न जाओ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका डेफिनेशन आप पढ़ते चलना। अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल प्रोसेस के माध्यम से होता है। इस स्पोर फॉर्मेशन में जो पेरेंट प्लांट रहता है वो खूब ढेर कुल्ले स्पोर को फॉर्म करता है। स्पोर का मतलब बीज को फॉर्म करता है मान लो। तो ये जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो इनको जैसे हवा का झोंका लगता है तो ये सब उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद ये हर जगह जाकर गिर जाते हैं, और जैसे फेवरेबल कंडीशन पाते हैं तो वो जो स्पोर रहते हैं वो नए पौधे के रूप में उगाते हैं, यानी कि एक नया पेरेंट प्लांट बना लेते हैं। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन है इसका एग्जांपल देखो, जैसे राइजोपस हो गया, बैक्टीरिया, फंगी हो गया। अगर हम लेकर चले केवल राइजोपस को, तो राइजोपस कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये जो ऊपर आप छतरी गोल का टाइप का देख रहे हो उसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ये छोटे छोटे ब्लॉक से बना होता है, और इसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होते हैं जिसको कि हम रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। और ये जो पेड़ टाइप का है इसके नीचे जो डंडी है इसे हम हाइपे कहते हैं। ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये बेचारे रिप्रोडक्शन में पार्ट ही नहीं ले पाता। और ये स्पोरेंजिया स्पोर को प्रोटेक्ट करता है, और जैसे स्पोर मैच्योर हो जाता है तब ये ब्लास्ट हो जाता है स्पोरेंजिया, और उसी के अंदर जो स्पोर रहते हैं वो हर जगह छितरा जाते हैं और नए प्लांट के रूप में ये उगाते हैं जैसे ये अच्छा इन्वायरमेंट पाते हैं।
तो यहाँ पर देखोगे ये जो राइजोपस है ये एक ही बार में कितने ढेर कुल्ले अपने बच्चा पैदा कर दिया, पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं। और ये जो स्पोर रहता है ये कवर रहता है भैया बाय थिक लेयर, जो कि ये जो लेयर है ये इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। स्पोर को अगर इसको गंदा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो ये वॉल इसको प्रोटेक्ट करती है, और जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये जो स्पोर रहता है ये राइजोपस के रूप में जम आता है। अब अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन में, तो फ्रेगमेंटेशन में जो एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है सेवरल मतलब टुकड़ों में, फ्रेगमेंट के रूप में। और मान लो एक टुकड़ा है, इसी में से आधा टुकड़ा उधर चला गया तो वहाँ वो नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, फिर वहाँ से कुछ टुकड़ा इधर आ गया तो ये नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो कुछ इस तरीके से होता है फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन केवल मल्टी सेलुलर में होता है, यूनिसेलुलर में ये नहीं होता है। मल्टी सेलुलर का मतलब जो कई सेल से बने होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, कुकुरबिला, छछूंदर, ये सब भी हो गए। यूनिसेलुलर का मतलब जैसे बैक्टीरिया जो एक सेल से बना रहता है। तो आप सोचोगे हम मल्टी सेलुलर हैं तो क्या हम आएंगे फ्रेगमेंटेशन में? तो हम लोग नहीं आते। इसमें आता है स्पाइरोगायरा। ये जो स्पाइरोगायरा रहता है ये आपको दिखेगा भैया तालाब में, गढ़ा में, वह सब जाकर आप इसे देख सकते हो। तो ये जो काई होती है ना, वही होता है स्पाइरोगायरा जो गढ़ा उड़हा में पाया जाता है तालाब में। तो वो काई देखोगी थोड़ा सा यहाँ होगी, फिर यहाँ से हल्का सा टुकड़ा तोड़ देगी, वहाँ चली जाएगी तैर के, वहाँ पर एक ठो नया बना लेगी काई, फिर वहाँ से तोड़ के वहाँ पर चली जाएगी। ऐसे नए नए काई बनाती रहती है अपने आप को फ्रेगमेंट में तोड़ के, और एक समय आता है पूरा ऐसे छा लेती है उसी पर ही तालाब में। तो यही होता है स्पाइरोगायरा और फ्रेगमेंटेशन, ये कुछ इस तरीके से करता है। और मैं जानता हूँ कि आप चाहते हो कि आपको ऐसी वैल्यूबल नॉलेज और आपको सारी अपडेट सीबीएसई की मिलती रहे, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो किस पे करोगे वो आपकी मर्जी है, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का अगर किसी पार्ट को कट करके निकाल भी दिए हो तो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, यानी अपने उस पार्ट को फिर से वो ले आएगा। इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। ये होता है स्टारफिश के अंदर। अगर स्टारफिश को आप कट भी कर दोगे तो पूरा स्टारफिश फिर से बन जाएगा। अब जैसे इस इमेज में देख रहे होगे, उसका छोटा सा टुकड़ा था स्टारफिश का और वो पूरा स्टारफिश में तब्दील हो गया, बन गया। तो इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। ये प्लेनेरिया के अंदर भी होता है। प्लेनेरिया का अगर ऐसे बोटी बोटी कट भी कर दोगे तो फिर से पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। इसी को रीजनरेशन कहते हैं। अगर आप अपना हाथ कट कर दोगे तो नया हाथ नहीं आएगा, इन सब में हो जाता है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है प्लांट के अंदर। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो प्लांट रहता है वो कुछ अपने पार्ट से ही नया प्लांट के रूप में बदल सकता है। और वो जो पार्ट होते हैं जो नए प्लांट के रूप में बदल सकता है उसे हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ये जो वेजिटेटिव पार्ट होता है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे रूट, स्टेम, लीव हो गया। अब जैसे अगर आप रोज का प्लांट देखोगे तो रोज के प्लांट का अगर आप टहनी यानी स्टेम कट करके लगा देते हो, देखोगे नया एक ठो रोज का प्लांट बन जाता है। तो ये क्या है? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, क्योंकि ये स्टेम के माध्यम से हो रहा है। वैसे अगर रूट के भी माध्यम से होता है, लीव के भी माध्यम से नया प्लांट बनता है, उसे भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब आप मूड़ी खजुआ सोचोगे यार रूट, स्टेम, लीफ जब ये तीन हो गए तो प्लांट में बचा है क्या? तो बचा है ना भैया, फ्लावर बचा है। तो फ्लावर जो रहता है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसलिए उसको यहाँ नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये रूट, स्टेम, लीफ ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ये भगवती धारा दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रहता है ये नेचुरली सब कुछ हो जाता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो यानी कि आलू। अब देखोगे ये जो आलू होता है ये होता है स्टेम यानी कि तना, ये रूट नहीं होता है पोटैटो। तो ये जो पोटैटो होता है देखोगे अपने आप ही तने से एक पूरा पेड़ निकल आता है। तो ये क्या हुआ? सब कुछ नेचुरली हो गया, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसका है? स्टेम का है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन स्टेम। क्यों? क्योंकि ये पोटैटो स्टेम है। अब बात करते हैं ब्रायोफिलम। तो ये जो ब्रायोफिलम रहता है इसका जो पेड़ होता है, इसका पेड़ की जो पत्ती होती है उस पत्ती के अंदर से भी पेड़ निकलते रहते हैं। देखोगे कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर इसको आप मिट्टी में डाल दोगे ना तो एक नया ब्रायोफिलम प्लांट निकल आएगा। तो कुछ ये ब्रायोफिलम किस में हुआ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? लीव में हुआ। अब बात करते हैं स्वीट पोटैटो की। तो स्वीट पोटैटो की जब रूट मैच्योर हो जाती है तो उस रूट से एक नया प्लांट निकल आता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन रूट का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल यानी कि जिसमें हमें कुछ एफर्ट करना पड़ता है, उसी को हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो इसमें हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप देखोगे जो रोज़ है, तो रोज़ का जो प्लांट है उसकी टहनी कट करके कहीं पर लगा दिए आप, तो उसमें हमें कुछ मेहनत करनी पड़ी ना, कट करना पड़ा। तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है।
लेकिन ये भगवती धरा 3 प्रकार का होता है। एक होता है कटिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग और तीसरा लेयरिंग। बात करते हैं कटिंग से। कटिंग से नाम से ही पता चल जा रहा होगा, कटिंग यानी कि इसमें कोई भी प्लांट का हम कोई पार्ट कट करेंगे और उसको कट करके लगा देंगे, उसी को हम कटिंग कहते हैं। अब ये होता है रोज के अंदर यानी गुलाब के अंदर। तो गुलाब की टहनी कट की और लगा दी, एक नए प्लांट में बदल आया। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, लेकिन कौन सा पार्ट है? पार्ट है ये कटिंग। बात करते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत आधुनिक माना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि 2 प्लांट लिए जाते हैं और वो दोनों प्लांट को, एक प्लांट को कट कर दिया जाता है और दोनों प्लांट को लाकर ज्वाइन कर दिया जाता है। और ज्वाइन करने के बाद ये दोनों कुछ समय बाद इनको ज्वाइन हो जाते हैं आपस में, क्योंकि इनको ऐसे ज्वाइन करके बांध कर रख दिया जाता है और यही को हम ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ये ग्राफ्टिंग इसलिए की जाता है, जैसे कि मान लो ऊपर हम लोग ले लेंगे कोई दूसरा प्लांट, नीचे कोई दूसरा प्लांट ले लेंगे। मान लो ऊपर हम ले लेंगे खटा हुआ आम और नीचे ले लेंगे मीठा हुआ आम। तो उसके बाद जो नया आम होगा उस प्लांट में, तो क्या पता वो खट्टा मीठा दोनों लगे। तो इसीलिए ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो ये ग्राफ्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहोगे पहले लौकी लंबी लंबी आती थी, आजकल मोटी मोटी आने लगी हैं। तो अब मान लो आप कोहड़ा पेड़ लिए और लौकी पेड़ लिए, तो अब होगी तो आगे लौकी ही, लेकिन वो कोहड़क तरह होगी। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? तो ये पॉसिबल हो पाता है ग्राफ्टिंग की वजह से। लेकिन इस ग्राफ्टिंग में जहां से हम ज्वाइन किए रहते हैं, उस ज्वाइन के जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं सायन, और जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं स्टॉक। अब ये ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल हो गया जैसे रोज और आम का भी पेड़ है। अब बात करते हैं हम लेयरिंग की। तो लेयरिंग में जो प्लांट होता है उसका मान लो कोई तना ऐसे लटक के आया, तो उस लटके हुए तना और हम नीचे खींच देते हैं और वो आ जाता है, जमीन से टच हो जाता है। और जमीन से टच होने के बाद वो एक नए प्लांट के रूप में बदल जाता है, क्योंकि वहाँ से भी जड़ निकलने लगती है। तो इसे हम लेयरिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे जैस्मीन का पेड़ हो गया, यानी कि चमेली, नींबू का पेड़ हो गया। तो इन सब में आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एसेक्सुअल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, खो ना जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जिस टॉपिक के लिए आए थे आप इस वीडियो में, वो टॉपिक शुरू हो गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हम लोग के भी अंदर होता है, ये प्लांट के भी अंदर होता है। तो सबसे पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सबसे पहले ये जान जाओ ये होता क्या है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है जब एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। कब? जब 2 नए ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जब उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलता है, तब जाकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर आप बुक में पढ़ोगे तो कुछ ऐसे पढ़ना पड़ेगा। सिंपल से जानो, जब 2 नए ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल मिलते हैं तो एक ठो लड़कियां होता है, एक ठो बच्चा होता है, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ज़्यादा वेरिएशन करता है कंपेयर किसके में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में। अब जो वेरिएशन होता है इसी की वजह से एवोल्यूशन आता है, जो कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक है, और एवोल्यूशन क्यों जरूरी है? ताकि लॉन्ग टर्म सर्वाइवर के लिए वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर 2 पेरेंट मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें कुछ कठिनाई आ जाती है। अब वो कठिनाई क्यों आती है? देखो, जब 2 पेरेंट मिलेंगे यानी मेल और फीमेल, यानी मम्मी पापा मिले, तो उसके बाद क्या होगा? डीएनए कॉपी होगा रिप्रोडक्शन के दौरान। तो दोनों लोग का डीएनए कॉपी होगा तो डबल डीएनए हो जाएगा। तो अब डबल डीएनए हो गया तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान ने हमारे अंदर एक ठो गैमीट नाम की सेल दे रखी है, जिसके अंदर हाफ हाफ डीएनए होता है। तो हाफ हाफ मिलकर फुल डीएनए हो जाता है। तो अब देखो 2 डीएनए हो गया, तो एक ही डीएनए से हम लोग बनते हैं ना, मतलब एक ही डीएनए में सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा रहता है। फिर उसके बाद हम लोग का हाथ, गोड़, आंख, नाक, मुंह, जीभ सब कुछ बनना चालू होता है, क्योंकि उसी डीएनए में ही वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर रहती हैं। यानी आंखें यहाँ रहेगी, कान यहाँ रहेगा, ऐसे रहेगा। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आया ये मम्मी पापा से आया है, तो इसीलिए हम अपने मम्मी पापा की तरह होते हैं। यानी कि जो हमारा आंख, नाक, मुंह, कान है वो थोड़ा मम्मी पापा की तरह होता है, लेकिन वेरिएशन के कारण हल्का सा अलग हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, भगवान ने हमारे अंदर गैमीट डाल रखा है। ये गैमीट जो होता है ये एक तरीके की सेल होती है, जिसके अंदर हाफ हाफ डीएनए होता है। अब ये जो गैमीट होता है मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है। ये आप जानते होंगे, लेकिन बताना पड़ रहा है, बुक में है। तो ये जो मेल के अंदर गैमीट होता है उसे हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल के अंदर गैमीट होता है उसे हम कहते हैं ओवम या फिर ओवा। इसके कई सारे नाम हैं, चाहे आप गैमीट बुलाओ, चाहे आप सेक्स सेल बुलाओ,
चाहे आप स्पर्म बुलाओ चाहे आप रिप्रोडक्टिव सेल बुलाओ, सबका मतलब एक है। ठीक है, वैसे फीमेल में चाहे आप गैमेट बुलाओ, देखो इसमें भी गैमेट इसमें भी गैमेट, चाहे गैमेट बुलाओ चाहे ओवा बुलाओ चाहे ओवम बुलाओ चाहे एक्सेल बुलाओ चाहे रिप्रोडक्टिव सेल बुलाओ। तो अगर इन नाम से आया है एग्जाम में तो जान जाओ इन्हीं सब की बात कर रहा है, यानी गैमेट की यानी कि सेक्सेल या फिर स्पर्म, इन्हीं सब की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो मेल में स्पर्म होता है, हम स्पर्म देखो बहुत ज़्यादा फेमस नाम है तो इसलिए स्पर्म लेकर चल रहे हैं। तो ये जो स्पर्म होता है इसके अंदर हाफ डीएनए होता है, वैसे फीमेल के अंदर जो ओवा होता है उसके अंदर हाफ डीएनए होता है। तो जब हाफ डीएनए मिलते हैं तो फुल डीएनए बनता है, तो हम लोग बन जाते हैं। ये स्पर्म मूवेबल होता है क्योंकि इसके पीछे देखो कि पूंछ टाइप का, इसी पूंछ के माध्यम से ये मूव करता है। और जो ओवम होता है, ओवम चाहे एक्सेल का कुछ भी कहो, तो जो ओवम होता है ये लार्जेस्ट सेल होता है पूरे ह्यूमन बॉडी में। ये ओवम हमारे अंदर नहीं, केवल महिला के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर आप महिला को भी ले लो, हम लोग को भी ले लो, तो सबसे बड़ी जो सेल पाई जाती है वो पाई जाती है ओवम की। ये ओवम लार्जेस्ट सेल होती है, इसका काम होता है फूड को स्टोर करना। तो जब ये स्पर्म जाता है महिला के अंदर, औरत के अंदर, तो ये क्या करता है, इसी ओवम से जाकर फ्यूज करता है और वो ओवम फूड स्टोर कर रहता है। और जो स्पर्म रहता है वो सारा जेनेटिक मटेरियल लिए रहता है। अब वो जेनेटिक मटेरियल उसको खानों मिल गया तो एक बेबी के रूप में बन जाता है। अब ये कैसे होता है डिटेल में अभी आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान जाओ ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें एक फ्लावर के अंदर यानी प्लांट के भी अंदर होता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो उसके बाद एक नया चीज़ बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट होती है ये सेल होती है, यानी कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है आपस में, तो जब दोनों मिला फ्यूज हो जाते हैं तो वही जाइगोट बन जाता है। तो ये जब जाइगोट बनता है तो इसी को ही हम कहते हैं प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे ये सब चीज़ें कैसे फ्लावर के अंदर होती हैं। लेकिन ये इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आओ लाइव देख लेते हैं कि किस तरीके से फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने एक तो फ्लावर ले रखा है, हिबिस्कस का फ्लावर है, बेचारा मुरझा गया, यानी अड़हुल का फूल है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो इसकी जो पंखुड़ी होती है इसे हम पेटल कहते हैं, और इसके नीचे जो हरा हरा लगा है इसको सपोर्ट करने के लिए इसे हम सेपल कहते हैं। ये जो ऊपर फिट कर रखे हैं इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। अब ये जो स्टिग्मा जिस डंडी के ऊपर है उसे हम कहते हैं स्टाइल। अब इसी स्टाइल के निचवा और चले जाओगे तो वहां पर होती है ओवरी। अब ये जो स्टाइल और स्टिग्मा और ओवरी वाला ये तीनों पार्ट है, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, यानी कि इसमें महिला है, यानी कि औरत है इसमें। ठीक है, और देखोगे यहाँ किनारे किनारे ऐसे पीला पीला टाइप का कुछ लगा है ना, इसको हम कहते हैं एंथर। अब ये एंथर जो होता है किसी के ऊपर बैठा है, यानी देखोगे छोटी छोटी डंडी टाइप की निकली है, बाल टाइप के इसका छोटे छोटे निकला है ना, तो इसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो इसी फिलामेंट के ऊपर एंथर रहता है। अब ये जो भगवती धारा एंथर और फिलामेंट है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी कि इसमें ये आदमी है, यानी कि लड़का है इसमें ये। तो एंथर और फिलामेंट मिलाकर लड़का वाला पार्ट होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो पूरी डंडी है यानी स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी वो होता है लड़की वाला पार्ट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरी इसके अंदर की। तो ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये देखो ये ओवरी वाला पार्ट है। अब अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो इसमें आपको मजे की चीज और दिखेंगी। तो इसको हमने पूरा नंगा कर दिया है। अब अगर आप देखोगे यही है पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। अब ऊपर से लेकर नीचे तक ये फीमेल वाला पार्ट है, ऊपर स्टिग्मा फिर स्टाइल फिर ओवरी। अब ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे हम पिस्टिल कहते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर आप नहीं बुला पा रहे हो तो आप ऐसा कह सकते हो पिस्टिल, तो टीचर जान जाएगा आप इसी की बात कर रहे हो। और इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर छोटे छोटे से देखोगे उगे हैं बाल टाइप का, उस बाल टाइप को हम कहते हैं फिलामेंट। और उसी के ऊपर छोटे छोटे से बैठा रहता है कण टाइप का जिसे हम एंथर कहते हैं। तो फिलामेंट और एंथर यानी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक नाम और जाना जाता है, स्टेमन नाम से जाना जाता है। तो चाहे स्टेमन बुलाओ चाहे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बुलाओ, ठीक है। तो पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो आप देखोगे कोई कोई ऐसे फ्लावर होते हैं ना जिसके अंदर या तो मेल वाला ही होगा या तो फीमेल वाला ही होगा। तो अब अगर मेल वाला है या फिर फीमेल वाला ही है तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा वाटरमेलन यानी तरबूज के फूल में या फिर कोकोनट के फूल में, उसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब कुछ कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं जिसके अंदर दोनों होते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसके अंदर दोनों है, देखोगे मेल वाला भी है और फीमेल वाला ही है, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों
मेल पार्ट या फीमेल पार्ट दोनों होंगे, तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। जैसे हिबिस्कस यानी कि ये फूल हो गया या रोज हो गया, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या आते हैं, तो स्टेमन में आता है एंथर और फिलामेंट। अब ये जो एंथरवा होता है, देखोगे आप ये जो छोटे छोटे से एंथर लगे हैं, इस एंथर के अंदर एक और छोटा सा चीज पाया जाता है जिससे कि हम कहते हैं पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये येलो कलर का होता है, इस पोलन ग्रेन को निकालने का काम करता है एंथर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो वो होता है पिस्टिल। पिस्टिल कैसे बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलाकर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिलाकर। अब अगर बात करें पॉलिनेशन की, तो ये सब मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आप पॉलिनेशन समझ सको। अब पॉलिनेशन में होता क्या है कि जो पोलन ग्रेनवा होता है, पोलन ग्रेन कहाँ होता है, एंथर के अंदर होता है। एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है, जब वो ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा तक, यानी कि स्टिग्मा तक चला जाता है, तो उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब जैसे कि मान लो ये दोनों फूल हैं, ठीक है, अभी दोनों फूल हैं, अभी दोनों फूलों जाकर इसे टकरा गए आपस में। अब टकरा गए, अब इसका जो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पे लग गया। अब स्टिग्मा पे लग गया तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब मान लो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कौनो कभी कभी फूंक देता है फूल पे ऐसे करके, तो इसका पोलन ग्रेन उड़कर इस पर चला गया, फिर भी लग जाएगा। या फिर मान लो कौनो मधुमक्खी आकर बैठी, अपने से पीछे का पोर्शन हिलाने लगी, तो उस कारण भी लग जाता है। और ये जो पोलन ग्रेन है बहुत तरीके से ऐसे मतलब लग जाते हैं, स्टिग्मा पर चला जाता है, उड़ उड़ के चला जाता है कई बार। तो इसी को हम जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक, उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन ये खो ना जाए तो उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी ये पॉलिनेशन भगवती धर ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसका मतलब होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर जब पॉलिनेशन हो जाता है उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये है फ्लावर, ठीक है, बेचारा झुरा गया है, तो ये जो फ्लावर है अब इसके अंदर देखोगे मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, तो अब इसका पॉलिन ग्रेन जाकर इसके स्टिग्मा पर लग गया यानी पॉलिनेशन हो गया, तो इसी फ्लावर के अंदर हो गया, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, तो इसलिए इसमें क्या होगा कि मेल और फीमेल है तो इसी के अंदर पॉलिनेशन हो गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भगवती धरा दो अलग अलग फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। जैसे कि मान लो ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, अब इसका जो पॉलिन ग्रेन है ये इसके स्टिग्मा पर जाकर लग गया, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ये होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में और बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों में होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का सिंपल सा मतलब ये है कि जिसके अंदर केवल एक गैमीट हो, या फिर मेल हो या तो फीमेल हो। और बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है कि उसमें दोनों होंगे, यानी कि मेल और फीमेल वाला दोनों होंगे, तो ये दोनों में हो सकता है। तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिन ग्रेन है ये भगवती धरा ट्रांसफर होता है एनिमल के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, और भी तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि ये पॉलिन ग्रेन है, यहाँ से मैं ऐसे का फूंक दिया तो इसका पॉलिन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर जाकर लग गया, पॉलिनेशन हो गया। या फिर लड़कियाँ वड़कियाँ देखो पिक्चर में हीरोइन ऐसे फूल वूल को लेकर ऐसे फूकते रहती हैं, तो पता लगा आगे कौन फूल है तो इसका पॉलिन ग्रेन जाकर उस पर लग जाएगा, तो ये हीरोइन भी इसमें पॉलिनेशन कराने में हेल्प करती हैं। तो हमारे पास ये है फ्लावर। अब ये फ्लावर का केवल मैंने बीच वाला हिस्सा बनाया है, ये पंखुड़ी उंखड़ी इसका मैंने हटा दिया है, ठीक है, ये मान लो ये बीच वाला केवल हिस्सा है। अब ये जो फ्लावर है, अब मान लेते हैं कहीं से उड़ अड़ाकर कौन पॉलिन ग्रेन आकर इस पर गिर गया। अब ये जो स्टिग्मा होता है ये हल्का सा होता है चिपचिपा टाइप का, जिसकी वजह से ये जो पॉलिन ग्रेन है यहाँ पर आकर चिपक जाता है। अब देखोगे ये वाला पूरा पार्ट है स्टाइल, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवरी, लेकिन ये जो बीच में गोल का पार्ट है इसे हम कहते हैं ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर आप देखोगे 3 ठो सेल हैं ऊपर की तरफ, इसे हम एंटीपोडल कहते हैं, और नीचे की ये 2 जो सेल हैं इसे हम सिनर्जिड कहते हैं, और इन्हीं सिनर्जिड के बीच में एक ठो और सेल है जिसे कि हम एग सेल कहते हैं। अब ये जो बीच वाला है यही होता है एग सेल, जो कि फीमेल का गैमीट होता है। अब ये फ्लावर के अंदर होता है यानी फीमेल गैमीट है ये वाला, यानी कि ये फीमेल वाला पार्ट है, यानी कि फीमेल का जो एग सेल है वो है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि जो फीमेल होता है उनके अंदर एग होता है और जो मेल होता है उसके अंदर स्पर्म होता है, लेकिन यहाँ पर हम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर के अंदर ये पॉलिन ग्रेन होता है और क्या होता है, और होता है एग सेल। तो एग सेल यहाँ पर है, तो ये मान लो लड़की वाला पार्ट है, ये लड़के वाला पार्ट है। अब पॉलिन ग्रेन तो भैया लड़के वाले पार्ट से ही आया, और ये ओवरी में क्या होगा, एग होगा जो कि फीमेल वाला है।
अब देखोगे यहाँ पर बीच में है 2 ठो सेल और, जिसे कि हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब यहीं पर ही पूरा मेन काम होता है। कैसे होता है इसको समझो। देखो ये जो पॉलन ग्रेन है, अब ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, जैसे ही आता है स्टिग्मा पर लग जाता है तो ये ऑटोमेटिक एक तो पाइप बनाने लगता है, ऑटोमेटिक बनाने लगता है। ये जो पाइप रहता है ये ऐसे अंदर अंदर जाता है, ठीक है। अब ये पाइप है तो पाइप तो कहोगे नहीं, ये पाइप को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ग्रेन बना रहा है और एक ट्यूब बना रहा है तो इसलिए पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो अब ये जो पॉलन ट्यूब हुआ है ये कहीं ना कहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा भैया इस एग सेल के पास, क्योंकि ये मेल वाला है ये फीमेल वाला है, तो मेल किससे मिलेगा, फीमेल से मिलेगा, और कौन तो मिलेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे पॉलन ट्यूब बनाएगा, एक ठो रास्ता टाइप का मान लो बनाता है इस महिला, मतलब इस यहाँ तक एग सेल तक पहुँचने के लिए, यानी कि लड़की तक पहुँचने के लिए लड़का क्या करेगा, एक ठो रास्ता टाइप का बनाता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अब क्या करेगा, ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना, इसके अंदर जो गैमीट होता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर गैमीट मौजूद होता है, और 2 गैमीट होते हैं, यानी कि 2 मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। अब देखोगे यहाँ से 2 मेल गैमीट मान लो आ रहे हैं, 2 मेल गैमीट होते हैं, हमेशा जान जाओ। अब मान लो वो लोग क्या किए, यहाँ पर पहुंचे, फिर यहाँ पर पहुंचे, फिर यहाँ पर पहुंचे, फिर यहाँ पर पहुंचे, ठीक है। अब जो पहला वाला मेल गैमीट है वो तो जाकर एग सेल से फ्यूज हो जाएगा, ये बीच वाला एग सेल है यानी कि लड़की वाला पार्ट है। तो मान लो इसकी शादी हो रही है, अब ये बारात लेकर आ रहा है, बारात लेकर आया, लेकिन बाराती के साथ देखोगे एक तो सहीबाला भी होता है, यानी कि दूल्हे के साथ एक तो सहीबाला भी होता है। तो ये पहला वाला मान लो दूल्हा है, दूसरा का वाला मान लो सहीबाला है। तो अब देखोगे ये वाला आया, जाकर जिससे शादी होनी थी उससे शादी हो गई, यानी कि उससे फ्यूज हो गया, या अब एग सेल से ये मेल वाला जाकर फ्यूज हो गया। तो जब एग सेल जाकर फ्यूज हो जाएगा मतलब फीमेल के साथ, तो क्या होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि मेल वाला जाकर फीमेल से फ्यूज हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, लेकिन पिछवा जवान है सही बलवा, ये भी कुछ ना कुछ करेगा, तो ये चक्कर पकड़ करने के लिए यहीं बगलिए से आकर यहाँ टहरने लगता है। जैसे टहरने लगता है ये क्या करता है, यहाँ देखता है 2 पोलर न्यूक्लियाई बैठी हैं, निक लग रही हैं जो उनकी, तो ये क्या करेगा, दूसरका वाला जाकर इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। ऐसे ही कहेगा और बताओ पोलर न्यूक्लियाई, तो ऐसे मतलब पलझा लेगा पोलर न्यूक्लियाई को, पलझाने के बाद इन्हीं दोनों से ये फ्यूज हो जाएगा। ये बेचारा आया खाली एक के फ्यूज हुआ और ये तो डबल मजा ले लिया, यानी कि दोनों से फ्यूज हो गया। तो अब ये फ्यूज हो गया तो इसको भी हम कुछ ना कुछ नाम देंगे ही, पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज हुआ है। तो आप देखोगे 1 2 3 मिला फ्यूज हुए हैं, तो इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। समझ में आ गया। तो पहला वाला एग सेल से फ्यूज हुआ तो फर्टिलाइजेशन, दूसरका वाला जाकर फ्यूज हुआ, यहाँ पर 3 मिला फ्यूज हुए तो ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन आप मूड़ी खजुआ के एक बार देखो, यहाँ पर एक बार यहाँ पर फ्यूज हुआ, 2 बार यहाँ पर फ्यूज हुआ, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इसलिए इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ में आ गया ना। अब देखो ये पहला वाला मेल वाला जाकर एग के साथ फ्यूज हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, दूसरका वाला जाकर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। लेकिन ये जो ट्रिपल फ्यूजन है ये एक चीज बनाता है जिसे हम कहते हैं इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म खाना बनाने का काम करता है। कैसे, देखो जब ये एग के साथ फ्यूज होगा तो ये क्या करेगा, एक तो बीज बनाने का काम करता है। अब जो बीज होता है उसके अंदर क्षमता होती है कि वो एक नए पेड़ को जन्म दे दे। तो जो सेब ओब के अंदर बीज यूज होता है ना, वो इन्हीं सब की वजह से होता है। जो फल उल के अंदर बीज होता है वो इसी की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि ये जो मेल वाला जाकर फ्यूज हुआ है फीमेल के साथ, देखो जब हम लोग में होता है, यानी कि जब मानव अणु में होता है ये चीज, तो देखोगे एक बच्चा पैदा होता है। वैसे ही जब प्लांट के अंदर होता है तो बीज बन जाता है। अब वो जो बीज होता है वो नए पेड़ को जन्म दे सकता है, यानी कि पेड़ का नया बच्चा हो गया। तो सेम वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो पहला वाला मेल गैमेट है वो जाकर फीमेल गैमेट से फ्यूज हो गया एग से, तो ये क्या करेगा, बीज बना लेगा। और ये दूसरका वाला जाकर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। अब बीज को भैया खाना चाहिए, यानी बच्चों को खाना चाहिए, तभी तो बीज सर्वाइव कर पाएगा। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है इसी को हम इंडोस्पर्म कहते हैं। जो कि इंडोस्पर्म जो होता है वो क्या करता है, इसको खाना देने का काम करता है, इस बीज को। अब देखोगे ये जो पूरा ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल भैया सीड के रूप में बदल जाता है, ठीक। और ये जो ओवरी है ये फ्रूट के रूप में बदल जाती है। अब जैसे आम ले लो, तो आम के अंदर बीज होता है, वो बीज क्या करता है, एक नया आम का पेड़ का जमाने की क्षमता रखता है, और उसके ऊपर जो होता है वो पूरा फ्रूट होता है। तो वो जो फ्रूट वाला पार्ट है वो ओवरी है, और जो अंदर वाला बीज वाला पार्ट है वो ओव्यूल है। अब जो ओव्यूल रहता है वो थोड़ा कठोर रहता है, तो देखोगे बीज हमेशा थोड़ा सा कठोर रहता ही है। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला मेल गैमेट जाकर जो एग सेल के साथ फ्यूज हुआ उसे हम सिनगैमी कहते हैं। मतलब कई नाम है यार, फर्टिलाइजेशन कहो, सिनगैमी कहो। और जो दूसरका वाला जाकर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ
उसे हम इंडोस्पर्म कहते हैं। चाहे इंडोस्पर्म कहो चाहे ट्रिपल फ्यूजन कहो, तो इंडोस्पर्म और सिनगैमी को दोनों को मिला दोगे तो उसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फ्यूजन हुआ, यहाँ पर भी फ्यूजन हुआ, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके बारे में ये पूरा डिटेल से लिखा है, आंख बंद करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आप समझ गए कैसे बीज का निर्माण होगा और बीज को कैसे खाना होना मिलेगा। अब बात करते हैं जर्मिनेशन इन सीड के बारे में, यानी जो सीड रहता है वो जमेगा कैसे। तो जो सीड होता है उसके कई पार्ट होते हैं। जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो इसे हम कॉटलेडॉन कहते हैं, और ये वाले पार्ट को हम प्ल्यूमूल कहते हैं, और प्ल्यूमूल को जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम रेडिकल कहते हैं। अभी जो प्ल्यूमूल वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ बढ़ने वाला पार्ट है, रेडिकल जो है वो जड़ वाला पार्ट है, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, और जो कॉटलेडॉन है ये खाना देने वाला पार्ट है, यानी कि खाना देगा जब तक पेड़ हल्का सा बड़ा नहीं हो जाएगा। तो आप आम उम का पेड़ देखे होगे, तो जब वो हल्का सा बड़ा होता है तब तक बहुत तेज बड़ा होता है, यानी कि इतना बड़ा होगा तो बहुत तेजी से बड़ा हो जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि जो छोटा सा पेड़ होता है उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो भैया पूरा खाना वाना बना ले। तो भगवान ने इसीलिए बीज के अंदर पहले से ही ये जो इंडोस्पर्म रहता है वो खाना स्टोर करके रखे रहता है। तो जब थोड़ा सा बड़ा होता है प्लांट तब तक वो जो बीज है वो उसको खाना देता रहता है, जिसकी वजह से जो पेड़ रहता है वो उस टाइम बहुत तेज़ी से बड़ा होता है। और उसके बाद आप देखोगे जो बीज होता है वो झुरा जाता है, उसके अंदर से खाना खत्म हो जाता है। तब क्या होता है, जो पेड़ रहता है वो अपने आप से खाना बनाकर बड़ा होने की कोशिश करता है, तो उसका देखोगे ग्रोथ थोड़ा रुक जाता है। तो इस तरीके से जर्मिनेशन इन सीड होता है। ये खो न जाए उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बहुत पछताओगे। तो आता है वो आपका सबसे फेवरेट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका बहुत देरी से अभी तक इंतजार करते हुए आ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि हम कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो बेसिकली जो हम रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल 2 लोग की ज़रूरत होती है। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ऐसा नहीं कि एक छोटा सा बच्चा रिप्रोडक्शन कर लेगा। जो हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर कई सारे चेंज आते हैं और हम रिप्रोडक्शन करने के लिए मैच्योर होते चले जाते हैं। अब कौन कौन से चेंज आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चेंज अभी आपके साथ और आपकी लाइफ में हो रहा होगा। तो देखो जो सबसे पहला चेंज आता है एकदम शुरुआती एज में, जब हम पैदा हुए रहते हैं उसके कुछ साल बाद सबसे पहला चेंज आता है मिल्क, जो हमारा टीथ रहता है, दूध वाला दांत, वो टूटने लगता है और नए दांत आते हैं। उसके बाद जो हमारी अर्ली एज रहती है, शुरुआत की एज रहती है, उसमें हमारी हाइट देखोगे थोड़ी तेज बड़ी होती है। अब उसके बाद हमारा चालू होता है टीन एज। ये जो टीन एज होता है इसे हम किशोर अवस्था भी कहते हैं और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ये जो टीन एज होता है ये 12 से 13 साल के बाद चालू होना, मतलब शुरू होना चालू हो जाता है। इसमें क्या रहता है कि जो एक बच्चा रहता है उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा चक्कर पकड़ करने का वो आ जाता है, यानी कि इधर उधर थोड़ा ज़्यादा उसका मन भटकने लगता है। यानी कि देखोगे जो एक 12 से 13 साल बाद जो एक बच्चा रहता है वो थोड़ा लड़की उड़की के पीछे ज़्यादा भागने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीन एज चालू हो जाता है। इसी को हम किशोर अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को संभालना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से चेंज आते हैं बॉयज़ और गर्ल में सिमिलर, यानी कि हमारे अंदर भी और एक लड़की के भी अंदर कौन से चेंज आएंगे इस टीन एज में। तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो हमारे शरीर के ऊपर जो रहता है वो ग्रो थिक हेयर, और कुछ पतले हेयर कुछ मोटे हेयर ग्रो होना चालू हो जाते हैं हमारे शरीर पर। जैसे हमारे फेस पर देखोगे, ये लड़कियों के फेस पर भी थोड़े थोड़े हेयर आने चालू हो जाते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे यार मेरे बगल में एक ठो आंटी है, उनके मुँह पर मतलब दाढ़ी उड़ी है ही नहीं। तो देखो वो जब मेकअप कराने जाती है ना तो इसे धगवस कटवा देती हैं। हालांकि उनके भी थोड़ी बहुत मूछ रहती है, वो भले कटवा देती हैं, वो आप देख नहीं पाते होगे। तो जैसे हल्की सी मूछ आती है वो कटवा वटवा आ जाती हैं, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन हम लोग का जो रहता है वो दाढ़ी ओढ़ी आ जाता है। तो ये सारे चेंज आते हैं। यहाँ सब आर्म पिट इसे कहते हैं, यहाँ सब बाल आने लगता है, पेट पर बाल आने लगता है, जांघ पर बाल आने लगता है, और जो मेन पॉइंट के आरी बगल वाला एरिया जिसे हम जेनाइटल एरिया कहते हैं वहाँ सब भी बाल आने लगता है। तो बहुत से जो बच्चे रहते हैं जब उनके यहाँ मेन पॉइंट के आरी बगल बाल आते हैं घबराने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारे भी अंदर होता है, ये गर्ल के भी अंदर होगा, सबके अंदर ये सब चेंज आते हैं और ये सबके अंदर होता है, क्योंकि ये सारे चेंज सबके अंदर आएंगे जैसे जैसे टीनेज आती चली जाती है। ठीक है। और दूसरा चेंज आता है जो हमारा स्किन रहता है वो थोड़ा ऑयली होने लगता है। देखोगे थोड़ा चिपचिपा, थोड़ा मतलब तेलहीन टाइप का होने लगता है और डेवलप हो जाते हैं पिंपल्स। देखोगे थोड़े पिंपल्स आ सकते हैं, जरूरी नहीं है पिंपल्स आए। अब देखो जैसे मैं ही हूँ, अब इतना खूबसूरत है, मेरे पिंपल्स ही नहीं आया, लेकिन लड़कियों के देखोगे पिंपल्स आने लगता है, फिर उसी सब का ऐड चलने लगता है कि भैया ये फेयर हैंडसम लगा लो, मारेगा पिंपल्स को गायब कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं चेंज इन गर्ल्स। कौन से ऐसे चेंज जो कि केवल गर्ल्स में आते हैं?
तो गर्ल्स में जो चेंज आता है वो मेंस्ट्रुएट होने लगती हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाती है। अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, तो देखो 12 से 13 साल की उम्र बाद जो एक लड़की रहती है, जहाँ से उसकी टॉयलेट होती है, जहाँ से टॉयलेट निकलती है, वहाँ से मतलब 26 से 28 दिन बाद मतलब खून निकलने लगता है। उसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। उसी के एक नॉर्मल नाम से जाना जाता है जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। अब वो जो पीरियड्स रहता है उसमें क्या होता है, एक जो मतलब शुरुआत में जब पहली बार लड़की को होता है ना, तो बहुत घबरा जाती है कि भाई सभी घबरा जाएंगे जब उसके शरीर से खून निकलेगा। तो ये जो खून निकलता है ये नॉर्मल होता है, सभी लड़कियों के अंदर होता है, इसीलिए देखोगे पैड बने रहते हैं, इसका ऐड आता होगा। अब वो जो पैड रहता है ना, वो जो खून निकलता है उसको सोख लेता है। अब जैसे कि मान लो हम ही लोग हैं और हम लोग के मेन पॉइंट से खून आ रहा है और ऐसे लोअर गीला हो जाए खून से, कैसा लगेगा। तो इसीलिए पैड बना है, ये हम लोग के अंदर नहीं होता, ये लड़कियों के अंदर होता है। तो उसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। देखो ये सब सबके अंदर होता है, लेकिन पता नहीं क्यों सब बताने में ये सब शर्माते हैं। ये सब जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी के सबके साथ आपको जीना है। दूसरा जो चेंज आता है वो साइज का, जो ब्रेस्ट का साइज रहता है यानी कि सीने का साइज वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जो निप्पल रहता है सीने पर यानी कि छाती पर, उसका जो कलर रहता है वो थोड़ा डार्क होने लगता है। तो ये चेंज आते हैं गर्ल्स में। अब हम लोग के अंदर क्या चेंज आते हैं उसको समझते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो खो जाएगा। तो अब बॉयज के अंदर इस उम्र में क्या चेंज आता है, तो सबसे पहला जो चेंज होता है वो होता है उसके वॉइस के अंदर। तो वॉइस जो रहती है बॉयज़ की वो क्रैक होने लगती है, फटने लगती है और हैवी हो जाती है, यानी कि भारी हो जाती है। तो आप खुद ही देखो, जब आप बचपन में गाना गाते तो कुछ ऐसे गाते थे एकदम सुरीली आवाज़ में, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, लेकिन अब गाते हो तो ऐसे गाते हो, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। तो यहाँ पर देखो आवाज़ भी फटने लगी और प्लस भारी भी हो गई। तो इस एज में यही होता है। दूसरा क्या होता है, जो साइज होता है पेनिस का वो लार्ज होने लगता है। पेनिस मतलब जो हमारा मेन पॉइंट रहता है वो बड़ा होने लगता है, और जो इंडिविजुअल रहता है यानी कि वो जो लड़का रहता है वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। और जब एक बॉयज़ और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो उसी एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी की एज। अब ये जो प्यूबर्टी की एज है ये गर्ल में 10 से 14 साल के बीच में आती है और बॉयज़ में 12 से 16 के बीच में आती है। अब देखोगे इसमें क्या होती है, एक ही साथ नहीं आती, जैसे कुछ 13 साल में आ सकती है, 15 साल में, 16 किसी 17 साल में आ सकती है, तो इसके बीच में ही लगभग आती है। और इसी एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी की एज। प्यूबर्टी की एज वही होती है जब आदमी सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है बच्चा पैदा करने के लिए, तो उसी को हम प्यूबर्टी की एज कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, यानी कि मेल और फीमेल मिलेंगे, उनके गैमीट मिलेंगे यानी कि स्पर्म और ओवम मिलेंगे, एक्सेल मिलेंगे और फिर एक बच्चा होगा, इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब मेटिंग क्या होता है, तो मेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो अपोजिट सेक्स इंडिविजुअल रहते हैं, अपोजिट सेक्स का मतलब सिंपल से मतलब यही समझ जाओ जैसे कि एक जो बॉय है एक जो गर्ल है, तो दोनों के जो मेन पॉइंट है वो अलग रहते हैं, तो अपोजिट सेक्स इंडिविजुअल हो गए। तो जब अपोजिट सेक्स की पेयरिंग होती है यानी कि जब अपोजिट सेक्स आपस में आकर मिलते हैं रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए, तो उसी प्रक्रिया को हम मेटिंग कहते हैं। अब इसी मेटिंग में जो मेल रहता है वो फीमेल के अंदर अपना गैमीट सेल छोड़ देता है और फिर मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट आपस में फ्यूज के रिप्रोडक्शन यानी कि एक बच्चा पैदा हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मेटिंग के द्वारा ही पॉसिबल किया जा सकता है। अब ये जो मेटिंग होती है इसके लिए कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं, मतलब इंडिविजुअल के लिए, तभी वो मेटिंग सक्सेसफुल हो सकती है, तभी एक बच्चा पैदा होगा। कैसे होता है देखो, तो जो मेल होता है यानी कि हम लोग हैं, तो हम लोग में जो पेनिस है यानी कि जो मेन पॉइंट ये है वो शुड भी हेल्दी होना चाहिए और इरेक्ट होना चाहिए। पता लगा मेन पॉइंट ये नहीं है, मतलब तकते नहीं है उसके अंदर, पेनिस में तकते नहीं है, तो वो जो मेटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो एक फीमेल है वो भी भैया सेक्सुअली मैच्योर होनी चाहिए और जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी मैच्योर होना चाहिए और जो उसका ब्रेस्ट है वो भी मैच्योर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फीमेल के जो ब्रेस्ट है वो इसलिए मैच्योर होना चाहिए क्योंकि जो एक बच्चा है वो उस माँ की कोख में होगा, तो जब माँ से पैदा होगा वो बच्चा, तो वो बच्चे को दूध की ज़रूरत होती है। तो अब ब्रेस्ट ही नहीं अब मैच्योर है तो दूध कहाँ से भी पाएगा, तो ब्रेस्ट मैच्योर होना चाहिए और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मैच्योर होना चाहिए फीमेल का, तब जाकर मेटिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो भूल जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका सबसे फेवरेट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है टेस्टिस, और मैं जान रहा था आप इसी का इंतजार कर रहे थे शुरुआत से ही। चलो इसको जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान जाओ ये जो टेस्टिस है ये होता कौन सा है, ऊपर वाला होता है कि नीचे वाला होता है। तो मेन पॉइंट में जो नीचे हमारी दो गोटियां बनी हैं उसे हम टेस्टिस कहते हैं, और जो ऊपर हमारे है मतलब जो उसे हम पेनिस कहते हैं जहाँ से टॉयलेट निकलती है।
ये जो टेस्टिस है यह हमारे शरीर के बाहर ही क्यों बनाया गया है और ऐसा क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और इस पे क्यों चोट लगती है तो बहुत तेज दर्द होता है, इसको कमेंट बॉक्स में बता देना आप। देखो जो टेस्टिस होता है ये भैया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो टेस्टिस है ये मेल में पाया जाता है। ये टेस्टिस भैया फाउंड होता है पेयर में, यानी पेयर में पाया जाता है, यानी कि देखो 2 ठो होता है। ये जो टेस्टिस है ये दे फाउंड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी इसी पार्ट को कहते हैं, जो पेट वाला इतना पूरा पार्ट है इसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और इसी के ही नीचे हमारा मेन पॉइंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी हम अंतिम में जानेंगे। और ये जो टेस्टिस होता है इसका फंक्शन होता है भैया प्रोड्यूस करना स्पर्म। आप शुरुआत से बहुत समय से सुनते आ रहे हो स्पर्म स्पर्म स्पर्म, ये होता क्या है तो मैं आपको बता दूं। स्पर्म कुछ इस तरीके से दिखता है। ये स्पर्म हमारे शरीर के अंदर बनता है, हमारे शरीर में भी ये टेस्टिस जो रहता है ये बनाता है। ये जो स्पर्म रहता है रिप्रोडक्शन के दौरान, ये जो स्पर्म रहता है यही जाता है मेल से फीमेल में, यानी कि हम लोगों से फीमेल के अंदर यही जाता है और फिर जाकर एक पूरा बच्चा बनता है। यानी कि अब कुछ समझ में आ रहा है, शुरुआत में जब एकदम हमारा सबसे पहला जन्म हुआ था तो स्पर्म के रूप में हुआ था, और हम लोग कहाँ थे, हाँ जान गए होगे, इसके अंदर थे। और ये जो टेस्टिस है यही प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, और ये जो टेस्टिस है ये सीक्रेट करता है यानी बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है यही रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगे उसको रेगुलेट करने का काम ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को धन्यवाद करो, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता ही नहीं तो हम लोग बनते ही नहीं, और स्पर्म का फॉर्मेशन कराने के लिए उसको रेगुलेट कौन कराया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कराए। तो भैया इसका धन्यवाद करो। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है चेंज इन, हमारे जो चेंज आता है प्यूबर्टी के टाइम में, यानी कि प्यूबर्टी की एज में जो दाढ़ी मोछ पेट में बाल, सीने बाल है, यहाँ बाल और जगह बाल आ जाते हैं, तो ये सब जो चेंज आते हैं, भारी आवाज़ हो जाती है, ये सब चेंज होते हैं भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। अब ये जो टेस्टिस रहता है ये क्या करता है, स्टार्ट करता है स्पर्म का फॉर्मेशन, और कब करता है तो ये करता है प्यूबर्टी की एज में। अब ये जो हमारा मेन पॉइंट होता है, इस मेन पॉइंट के अंदर बाहर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला आता है स्क्रोटम। ये जो स्क्रोटम होता है, जो हमारा 2 टमाटर है, वो जो किसके अंदर हैं तो वो स्क्रोटम के अंदर है। तो ये जो टेस्टिस होता है ये इसी स्क्रोटम के ही अंदर होता है। ये जो स्क्रोटम होता है ये भैया ब्राउन कलर का होता है, देखोगे चेक कर लेना, ये ब्राउन कलर का होता है। और ये टेस्टिस और स्क्रोटम देखोगे हमारे लोकेटेड रहता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, यानी कि ये जो पार्ट है इसके बाहर ही हमारा मेन पॉइंट रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है ये टेस्टिस के अंदर बनता है, और जो स्पर्म होता है इसको बनने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए रहता है, हमारे बॉडी से लो टेम्परेचर चाहिए रहता है। तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे लो टेम्परेचर चाहिए रहता है, इसीलिए ये हमारे बाहरवा लटका रहता है। ऐसा इसलिए ताकि हवा बतास लगती रहे और थोड़ा यहाँ ठंडक बनी रहे। लेकिन बहुत से लोग टाइट चड्डी पहन लेते हैं जिसके कारण वहाँ हमेशा गर्माहट रहती है, और बहुत से लोग को देखोगे फटी चड्डी पहनते हैं या फिर तौली पहनते हैं ताकि बाहर से अंदर हवा आती रहे। अगर हवा आएगी तो मेन पॉइंट पर उनका ठंडक बनी रहेगी, जिसके कारण स्पर्म अच्छे से बनेगा। तो इसलिए अगर फटी चड्डी पहनते हो तो उससे फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। हाँ, ये भी नहीं है कि बात के पूरा फाड़ना हो। तो इसलिए जो हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए रहता है, इसलिए जो मेन पॉइंट होता है हमारे बाहर लटका रहता है। और आप देखोगे ठंडी या फिर गर्मी में तो आपका जो टेस्टिस है इसके जो आकार है इसमें भी थोड़ा चेंज आते रहता है। गर्मी में देखोगे ये थोड़ा नीचवा लटक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखोगे बाहर का माहौल भी गर्म और अंदर का माहौल भी गर्म, यानी हमारे शरीर भी गर्म रहती है, तो इसलिए थोड़ा बाहर लटक जाता है ताकि थोड़ा हवा बतास लगती रहे, क्योंकि हमारी शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ये शरीर के पास रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसको थोड़ी ठंडक चाहिए और हमारे शरीर गर्म है। और ठंडी में देखोगे बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा ऊपरा सुड़ुक आता है, ताकि इसको इतनी भी ठंडी नहीं चाहिए फ्रीजर में रखना पड़े, तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर सुड़ुक आता है, थोड़ा ऊपर टाइट हो जाता है ताकि हमारे बॉडी के पास रहे और बॉडी के पास थोड़ी गर्माहट रहती है। तो इसको इतनी भी ठंडक नहीं चाहिए, हमारे बॉडी से थोड़ी ज़्यादा ठंडक चाहिए रहती है इसको। इसीलिए आप देखोगे जितने भी अमीर आदमी रहते हैं, आदमी चाहे जितना अमीर हो उसकी चड्डी फटी रहती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसको पता रहता है स्पर्म का फॉर्मेशन तभी होगा जब हवा बतास लगती रहेगी। तो चड्डी फटी तो हवा बतास लगती रहेगी, तो अमीर आदमी चाहे जितना हो चड्डी फटी रहती है। ये आपसे खो ना जाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हमारे टेस्टिस से ही एक चीज कनेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं एपिडायडेमिस।
तो जब हमारा टेस्टिस स्पर्म को बनाता है और स्पर्म को जब बाहर निकलना रहता है तो उसी को ये कैरी कर लेता है। स्पर्म को कैरी करने का काम कौन करता है? एपिडाइडेमिस। ये जो एपिडाइडेमिस हुआ होता है भगवती धरा, ये कनेक्ट होता है वास्ट डिफरेंस से। ये जो वास्ट डिफरेंस होता है और एपिडाइडेमिस दोनों कनेक्ट होते हैं। ये एपिडाइडेमिस वास्ट डिफरेंस में स्पर्म को पहुंचा देता है। अब ये जो वास्ट डिफरेंस हुआ रहता है, जो टेस्टिस के द्वारा बनाया गया स्पर्म है, उस स्पर्म को ये कैरी करने का काम करता है, यानी कि इसको आगे भेजने का काम करता है। तो जब ये आगे भेजता है तो कहाँ तक भेजता है? तो भेजता है यूरेथ्रा तक। अब ये यूरेथ्रा, एपिडाइडेमिस और ये वास्ट डिफरेंस, ये सब एक नली है जिससे जो स्पर्म होता है वो पास होता है। और इसी वास्ट डिफरेंस को हम दो नाम से और जानते हैं, स्पर्म डक्ट और डक्ट डिफरेंस। अब बात करते हैं यूरेथ्रा तक। अब क्योंकि यूरेथ्रा में अब जो स्पर्म है वो आ चुका है, तो ये जो यूरेथ्रा होता है ये एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों पास होते हैं, यानी पेशाब और स्पर्म दोनों पास होते हैं। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। बहुत से लोग को सुनते होंगे, कहते हैं भैया मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट में बीमारी होगी। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसका भी काम होता है स्पर्म में। इस प्रोस्टेट ग्लैंड को हम एक नाम से और जानते हैं, सेमिनल वेसल्स। ये जो रहता है ये सीक्रेट करता है मिल्की फ्लूइड। ये मिल्की फ्लूइड को बनाने का काम करता है। और ये जो मिल्की फ्लूइड रहता है इसका काम होता है इंक्रीज करना मोबिलिटी इन स्पर्म। मोबिलिटी ऑफ स्पर्म को ये इंक्रीज करने का काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मेल से फीमेल में जाता है स्पर्म तो थोड़ी दूर तक स्पर्म को तैरना रहता है। तो स्पर्म के पीछे जो टेल होती है यानी कि पूंछ होती है, उसी के माध्यम से वो तैरता है। लेकिन अभी आपको कह दिया जाए कि आप ऐसे जमीन पे तैरो तो नहीं तैर पाओगे, आप पानी में तैर पाओगे। वैसे ही ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है ये एक फ्लूइड बना देता है जिसके अंदर वो तैर पाता है। कौन? स्पर्म। और वो मिल्की फ्लूइड होता है, यानी थोड़ा दूधाहीन टाइप का होता है। इसीलिए देखोगे जब ये निकलता है, मतलब स्पर्म निकलता है, तो उसके साथ मिल्की फ्लूइड भी निकलता है। और जब यही मिल्की फ्लूइड और स्पर्म जब मिल जाते हैं उसी को हम सीमेन कहते हैं। लेकिन ये जो स्पर्म और यूरिन है ये एक ही साथ कभी भी डिस्चार्ज नहीं हो सकते। तो आप खुद सोचो, ये जो बेचारा स्पर्म है इसको कितना कुछ दुख सहने को पड़ता है। और ये स्पर्म कौन है? आप लोग, हम लोग इसी स्पर्म से ही बने हैं। तो खुद सोचो, बेचारा जो स्पर्म है इतना इसको दुख सहना पड़ रहा है। अभी ये हम लोगों से पास होकर जाएगा फीमेल में, और फीमेल के अंदर फिर एक बेबी बनता है। तो एक बॉडी यानी कि हम लोग को बनने में इतनी दुख तकलीफ सहनी पड़ी है कि क्या बताऊं। इसीलिए कहते हैं कभी भी जो आपके घर वाले की पसंद है उनसे शादी मत करना, और कभी भी अपनी पसंद से शादी मत करना। मैं तो कहूँ सदिये मत करना, नहीं तो बेचारा स्पर्म को इतना कुछ सहना पड़ेगा क्या बताऊं। तो उससे पहले आप भूल न जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो ये जो स्पर्म होता है इसका जो आगे वाला पार्ट होता है, मूड़ी वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं हेड। बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं मिडिल पीस। पीछे वाले पार्ट को हम कहते हैं पूंछ यानी कि टेल। अब ये जो टेल होता है इसी के माध्यम से ये तैर पाता है। और जो हेड होता है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होती है कि जब बच्चा माँ के पेट में बनेगा तो वो जो बच्चा रहेगा वो कैसे बनेगा, यानी उसका हाथ, गोड़, आँख, नाक, मुँह, जीभ, पेट, आंत, ये सब कहाँ कैसे फिट रहेंगे, वो सारी चीज़ें उसी हेड के अंदर इकट्ठा रहती है और तब जाकर एक पूरा बच्चा बनता है। लेकिन ये जो स्पर्म जब एक फीमेल के अंदर जाता है तो बच्चा बनता कैसे है उसको समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कैसे बने अभी आप जानोगे। देखो उसके लिए समझना पड़ेगा सबसे पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आप देखो किनारे जो दो ठो गोल गोल है उसे हम ओवरी कहते हैं। उस ओवरी से दो ठो पाइप जुड़ी हुई हैं। वो जो पाइप है उसे हम फॉलोपियन ट्यूब या तो ओविडक्ट कहते हैं। और उसके अगर बीच में भी आ जाओगे तो इसे हम यूटेरस कहते हैं। उसके नीचे सर्विक्स और उसके नीचे वजाइना। और जब मेल और फीमेल की आपस में मीटिंग होती है, यानी कि जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, तब जब मेल अपना स्पर्म छोड़ देता है फीमेल के अंदर तो छोड़ता है वजाइना में। और जैसे ही वजाइना से जो स्पर्म है वो तैरते हुए चला जाता है सर्विक्स में, सर्विक्स चला जाता है वो यूटेरस में। और यूटेरस के बाद अब बात आती है यहाँ पर ओवरी की। ये जो ओवरी है ये हर महीने पे अल्टरनेटिवली एक एक एग को छोड़ते रहती है। यानी कि किसी महीने ये ओवरी एक एग को छोड़ेगी, किसी महीने ये ओवरी छोड़ेगी। तो यानी कि 7 महीने ही छोड़ते, एक एक करके ऐसे एग को ये लोग छोड़ते हैं। अब मान लो आ गया वहाँ पर स्पर्म यूटेरस में धीरे धीरे तैरते तैरते। जब एक बार एक आदमी स्पर्म छोड़ता है तो एक का स्पर्म नहीं छोड़ता है, उसमें मिलियंस में स्पर्म रहते हैं, यानी कि कई लाखों में करोड़ों में स्पर्म रहते हैं। अब ये जो स्पर्म है जब यूटेरस में पहुंचते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दोगे केवल एक ही पाइप यानी एक ही फॉलोपियन ट्यूब, चाहे फॉलोपियन ट्यूब का हो चाहे ओविडक्ट का हो, इसका भी 2 नाम होता है। तो एक ही फॉलोपियन ट्यूब में आया है एग। अब ये जो स्पर्म होते हैं इनको पता नहीं होता है कि किस फॉलोपियन ट्यूब यानी किस ओविडक्ट किस पाइप में है एग।
ये जो स्पर्म होते हैं कुछ आधे इसमें चले जाते हैं, कुछ आधे उसमें। अब जो रॉन्ग वाले में गए उनका खेल वहीं ख़त्म हो गया, जो रॉन्ग वाले पाइप में गए तो उनका खेल इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पर कोनो एग है ही नहीं। और जब एक स्पर्म जाता है फीमेल के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब मान लो आधे चले गए सही वाले पाइप में, यानी कि सही वाले फॉलोपियन ट्यूब में जहाँ पर एग है, तो ये जो सही वाले गए हैं ना, इसमें से भी पहुँचते पहुँचते आधे से ज़्यादा कुल मिला मर जाते हैं। कौनों एक जाकर पहुंचता है स्पर्म, वो स्पर्म हम ही लोग थे जो कि एक बार जाकर पहुंचे थे, आप ही लोग थे। और फिर वो जाकर एग से फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने का मतलब वहाँ पर एग पड़ा है और स्पर्म जाकर उससे मिल जाता है एग से। अब जैसे ही वो एग से मिल जाएगा स्पर्म, तो वहाँ पर उसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और वो फर्टिलाइजेशन जब होता है, जब एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं, तो एक नया चीज़ बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो यही जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जब ये जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बना कहाँ? फॉलोपियन ट्यूब में बना, उस पाइप में बना। और इसी को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो पूछ लेता है उल्टा करके कि भैया जाइगोट नहीं पूछे, कहेगा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। अगर मान लो टीचर अपनी वाली झगड़ा वगड़ा करके आए तो ऐसे कहेगा जाइगोट नहीं पूछेगा, कहेगा फर्टिलाइजेशन कहाँ, तो आपको बताना पड़ेगा फॉलोपियन ट्यूब में। अब क्या होगा, वही जो जाइगोट बना है वो धीरे धीरे सरक सरक के नीचे आ जाएगा। नीचे कहाँ आएगा? यूटेरस में। जैसी फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो यूटेरस है ये हर महीने अपनी जो वॉल है उसको ठीक करता है, मोटा करता है, थोड़ा और थोड़ा मतलब मजबूत बनाता है। अब ऐसा क्यों करता है? थोड़ा मतलब इसमें ब्लड वेसल्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसमें? यूटेरस की वॉल में। अब ऐसा इसलिए करता है कि मान लो वहाँ पर जाइगोट बना। अब जाइगोट वो क्या है? जाइगोट का मतलब है मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए हैं, यानी कि 2 सेल फ्यूज हो गई है। तो 2 से 4 सेल होंगी, 4 से 8 सेल, 8 से 12, 12 से मतलब 8 से 16, 16 से 32, ऐसे सेल डिवाइड होते चले जाएंगे और फिर जाकर एक पूरी बॉडी बन जाती है। और वही बॉडी हम लोग हैं, समझ गए? हम लोग भी तो सेल से बने। तो वहाँ पर देखोगे मेल और फीमेल गैमेट, यानी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं वो फ्यूज हुए और जाइगोट बन गया। अब वो जाइगोट धीरे धीरे सरक के कहाँ आएगा? अब देखो उसी पाइप में अगर बच्चा बनने लगेगा तो वो पाइपिया भैया पातर के वो पाइपिया फट जाएगी, बच्चा ही नहीं हम आएगा उसमें। तो वो जो जाइगोट है वो धीरे धीरे सरक के आ जाता है यूटेरस में। अब यूटेरस थोड़ा बड़ा सा पार्ट होता है, तो वहाँ पर आकर वो इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस की वॉल से। अब यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर इसलिए किए रहता है ताकि अगर यहाँ पर जाइगोट आए तो उसको मैं नरिशमेंट दे सकूँ, क्योंकि वो धीरे धीरे एक बच्चे के रूप में डेवलप हो जाएगा। तो उसको भैया खाना पीना तो चाहिए ना, यानी एनर्जी चाहिए, उसके अंदर से कोई गंदगी उसको बाहर निकालना है, उसको ताकत चाहिए तो एनर्जी डालना है, तो वो सब चीज़ें चाहिए। इसीलिए यूटेरस अपने आप की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको प्रिपेयर करता है। और जैसे ही आकर यूटेरस से ये जाइगोट आकर ज्वाइन हो जाता है तो जाइगोट का मतलब क्या है? जाइगोट जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा तो उसे हम फिर कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है बच्चा। तो जब हम लोग पेट में थे तो हम लोग भी एम्ब्रियो कहलाते थे। वो जब पैदा हो गए तब हमें चाइल्ड यानी कि तब बच्चा कहा जाने लगा। तो जब तक हम लोग यहाँ यूटेरस में थे तब तक हम लोग क्या कहलाए? एम्ब्रियो। लेकिन अगर आप गांव देहात में देखोगे तो कहेंगे भैया कि इनके पेट में बच्चा है। तो पेट में बच्चा थोड़ी ना होता है, वो तो यूटेरस में होता है जो कि यहाँ पर होता है। अब पेट में बच्चा है तो बच्चा कैसे निकलेगा? मतलब तो उससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे घूम घूम के थोड़ी ना आएगा इतना। तो यूटेरस में बच्चा होता है, पेट में नहीं होता है। तो अब क्या होगा कि यूटेरस से आकर वहाँ से ज्वाइन हो गया जाइगोट। अब जैसे ये ज्वाइन होता है ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर इसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो जो एम्ब्रियो होता है और जो यूटेरस होता है उनके बीच में एक स्पेशल टाइप की टिश्यू बनने लगती है, उस टिश्यू को हम कहते हैं प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा होता है यही ज्वाइन करके रखता है यूटेरस से, और जो बच्चा होता है उसको यही पकड़ के रखता है, और इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अभी यही जो प्लेसेंटा होता है यही यूटेरस से जितनी भी एनर्जी यानी कि जितना भी चीज़ें पहुंचाना है बच्चे तक, ये प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचता है। अब ये जो प्लेसेंटा होता है आप देखोगे जो बच्चा एक पैदा होता है उसके धोड़ी से एक तो पाइप निकली रहती है, वही जाकर प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है और उसी के ही माध्यम से सारी एनर्जी इस पाइप से आकर पहुंचती है किसके अंदर? बच्चे के अंदर। और उस पाइप को हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। लेकिन उससे पहले प्लेसेंटा के बारे में जान जाओ, ये छूट गया। जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर साइड, यानी कि मदर की साइड से और जो एम्ब्रियो यानी कि पेट में बच्चा है यानी यूटेरस में जो बच्चा है उसके बीच का कनेक्शन होता है। और ये जो प्लेसेंटा होता है ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, कहाँ से? मदर के ब्लड से। अब जैसे एक तो बच्चा है तो वो खाना तो डायरेक्ट खाएगा नहीं, रोटी सब्जी, तो जो माँ खाना खाती है, इसलिए जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो देखोगे उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। ख्याल इसलिए रखा जाता है ताकि उनके शरीर के अंदर एनर्जी की कमी ना हो। अगर एनर्जी की कमी हुई तो बच्चे को भी तो कमी हो जाएगी ना, तो इसलिए खाना वाना अच्छे से खाते रहते हैं ताकि उनके ब्लड में पहुंच जाए वो सारा न्यूट्रिशन।
और जैसे उनके ब्लड में न्यूट्रिशन पहुंचेगा ना, तो जो प्लेसेंटा है वो क्या करेगा, डायरेक्ट पहुंचा देगा बच्चे तक वो न्यूट्रिशन। तो इस तरीके से सारा काम होते रहता है। इस तरीके से हमारे भी अंदर हुआ होगा। एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो धूड़ी से जुड़ा रहता है, यानी कि नाभि से, जो कि कनेक्ट करे रहता है प्लेसेंटा से और बच्चे को, और उसी से नरिशमेंट सारा आते रहता है एक बच्चे के अंदर। लेकिन ये जो यूटेरस होता है, ये यूटेरस अपनी वॉल को हमेशा हर महीने प्रिपेयर करता रहता है। लेकिन मान लो ये यूटेरस की वॉल अपने आप को प्रिपेयर क्यों कर रहा है, ताकि यहाँ पर अगर जाइगोट आए यानी कि बच्चा आए तो उसको नरिशमेंट मिल पाए, प्लेसेंटा डेवलप हो पाए। लेकिन अगर मान लो मीटिंग हुई ही ना, यानी कि मेल और फीमेल मिले ही नहीं, तो स्पर्म पहुंचा ही नहीं, और अगर स्पर्म नहीं पहुंचा तो एग से कोनो फ्यूज करेगा ही नहीं, तो एग से फ्यूज करेगा नहीं तो जाइगोट बनेगा नहीं, और जाइगोट बनेगा नहीं तो वो जो यूटेरस की वॉल है उसको निछाने वैसे रह जाएगा। निछाने का मतलब वैसे ही रह जाएगा खाली। तो ये जो यूटेरस की वॉल है, जो यूटेरस की अंदर की लाइनिंग है, वह हर महीने अपने आपको प्रिपेयर करती है। अगर मान लो मतलब स्पर्म आ गया और फिर जाइगोट को रखेगा कहाँ, जब अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया, तो हर महीने ये अपने आप को प्रिपेयर करता है। लेकिन जिस महीने स्पर्म नहीं आ पाता तो वो क्या करता है, यूटेरस की जो अंदर की लाइनिंग है वो अपने आप को तोड़ देता है। और जब तोड़ देता है तो वही देखोगे आप, महिला के अंदर हर 28 दिन बाद पीरियड्स होने चालू हो जाते हैं। पीरियड्स का मतलब यही होता है, यानी कि खून निकलना चालू हो जाता है। खून क्यों निकलता है, क्योंकि अंदर की जो लाइनिंग है यूटेरस की वो फट जाती है, क्योंकि कोई स्पर्म पहुंच ही नहीं पाया। और जब स्पर्म पहुंच जाता है तो वो नहीं फटता। तो यानी कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उस टाइम देखोगे पीरियड्स नहीं होते, और जब पेट में बच्चा नहीं है तो पीरियड्स होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 2 से 6 दिन तक चलती है। यानी कि जब वो यूटेरस की वॉल फटी तो 2 से 6 दिन तक लगभग खून निकलता है इसके बीच में। अब देखो, जब एक बच्ची है यानी कि जब एक फीमेल है, जब उसके पहली बार होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब पहली बार उसकी यूटेरस की वॉल फटती है और खून निकलता है, तो उसे हम मेनार्ची कहते हैं। यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, जो कि 12 से 13 साल की उम्र के बीच में होना चालू हो जाती है। और मेनोपॉज किसे कहते हैं, मेनोपॉज यानी कि जब आखिरी में होता है एक महिला के अंदर, यानी कि जब स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। अब ये स्टॉप क्यों होता है, तो स्टॉप इसलिए होता है क्योंकि जो एक फीमेल होती है उसके अंदर स्टॉप हो जाता है हार्मोन का प्रोड्यूस होना, एग का प्रोड्यूस होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसीलिए स्टॉप हो जाती है। अब देखो, अगर एग प्रोड्यूस होगा नहीं तो जो यूटेरस की वॉल है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा नहीं। क्यों प्रिपेयर करेगा, जब वही नहीं है, कौन नहीं है, एग ही नहीं है। यानी कि अगर स्पर्म आ भी गया तो फ्यूज होगा नहीं किसी से, जब एग नहीं है तो यूटेरस अपनी वॉल को मतलब प्रिपेयर करना ही बंद कर देता है। जब प्रिपेयर करना ही बंद कर दिए तो खून निकलेगा कहाँ से, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ही नहीं, तो वो फटेगा ही नहीं फिर। तो ये जो होता है ये स्टॉप हो जाता है 45 से 50 साल की उम्र के बाद, ये होना रुक जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब ये पहली बार होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जो एक बच्ची रहती है ना वो घबरा जाती है, उसको पता ही नहीं होता ये क्या हो रहा है, भाई अभी हमारे शरीर के अंदर खून निकलने लगे तो क्या सोचोगे आप। तो और इस दौरान बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो 45 से 50 साल की उम्र के बाद क्या होता है, एग बनना स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। तो 50 साल की उम्र के बाद की जो महिला होती हैं वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उनके शरीर के अंदर एग ही नहीं है। लेकिन जो एक मनई है, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग के अंदर तो स्पर्म बनता रहता है, तो हम लोग कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो एक फीमेल है वो 50-55 साल की उम्र के बाद नहीं रिप्रोड्यूस कर सकती। हो ना जाए इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन एक बार खुद दिमाग लगाओ और सोचो, कभी कभी क्या होता है कि जो मेल और फीमेल आपस में जब सेक्सुअली मिल रहे होते हैं, मेटिंग कर रहे होते हैं, तो वो चाहते नहीं कि भैया प्रेगनेंसी हो जाए, यानी बच्चा हो जाए। बच्चा कब होता है, जब स्पर्म जाकर एग से फ्यूज हो जाता है। यानी कि इस बच्चे को अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकने के लिए कोई ऐसा मेथड है जो कि रोक सकता है। और कभी कभी जब सेक्सुअली मिल रहे होते हैं ना, तो मान लो फीमेल कोई बीमारी हो मेल में आ जाती है, या फिर मेल कोई बीमारी हो फीमेल में चली जाती है, क्या इसको भी रोकने का कोई तरीका है? तो हाँ भैया, इसको रोकने का तरीका है। कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं, यानी कि अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके हेल्थ के बारे में समझते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझते हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है ना STD, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसका मतलब ये है कि कभी कभी जब मेल और फीमेल आपस में मिल रहे होते हैं सेक्सुअली, तो उस समय कोई बीमारी फैल जाती है, उसी को हम STD कहते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिट, यानी कि चली गई उनके अंदर
कौन सी, कोई डिजीज चली गई। तो इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। बैक्टीरियल एसटीडी, वायरल एसटीडी। बैक्टीरियल एसटीडी में जैसे आता है गोनोरिया, सिपिल्स। वायरल एसटीडी में आता है जैसे एचआईवी, वार्ड्स। अब क्या इन सबको कोई रोकने का तरीका है? तो हाँ भैया, रोकने का तरीका है, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड या फिर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। अब ये जो होता है ये भैया डिजीज़ को भी रोकता है और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसे भी ये प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है। तो इसके 3 मेथड है आपकी बुक में। एक है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है सर्जिकल मेथड। बात करते हैं बैरियर मेथड की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंट्री होती है स्पर्म की उसको ब्लॉक कर दिया जाता है बाय फिजिकल डिवाइस, यानी कोई फिजिकल डिवाइस लेकर जो स्पर्म है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो फीमेल के अंदर ना आ जा पाए, या फिर फीमेल के अंदर भी चला गया तो वो जाकर एग से फ्यूज़ ना हो पाए। तो कोई ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है। कौन सी डिवाइस होती है? जैसे कि हो गया कॉन्डम, और हो गया सर्विकल कैप, डायफ्रागम हो गया। अब ये कैसे काम करता है? अब देखो, अगर कोई इसका नाम ले लेता है ना तो मुँह वैसे लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके बारे में हमें जागरूक नहीं किया गया। यूज़ सबके घर में होगा लेकिन कोई बताएगा नहीं अपने बच्चों को, कुछ इस तरीके से होता है, कभी ऐसा मत कर देना, ऐसा नहीं। तो अगर इसका यूज़ किया जाए तो क्या होता है, कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है और कई सारे आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बच सकते हो। अब ये काम कैसे करता है? तो ये जो कॉन्डम होता है इसको भैया जो मेल होता है वो अपने मेन पॉइंट पर पहनता है, जिसकी वजह से ये जो स्पर्म होता है वो फीमेल के अंदर नहीं जा पाता। अब फीमेल के अंदर जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या वो बनेगा ही नहीं बच्चा। तो अब ये होता कैसे है? तो ये जब मेन पॉइंट पर पहना जाता है तब ये जो कॉन्डम होता है, मान लो स्पर्म निकल भी गया तो इसी कॉन्डमों के अंदर रह जाता है बेचारा, थड़पड़ा के स्पर्म। तो इस तरीके से ये काम करता है। और जो सर्वाइकल कैप होता है और डायफ्रागम होता है इसको फीमेल के अंदर लगाया जाता है, रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसके अंदर लगाया जाता है। अब क्या होता है कि ये जो सर्वाइकल और डायफ्रागम है ये ना एग तक पहुंचने से रोक देता है, किसको? स्पर्म को, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। और जो कॉन्डम है ये क्या करता है, बीमारी से भी बचाता है। अब मान लो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई बीमारी है, कोई वायरस है, लेकिन अब कॉन्डम अगर वो आदमी पहना है तो क्या होगा कि उसके मतलब उस आदमी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बैरियर आ गया, रोक लेता है। अब मान लो मेल के कोनो मेन पॉइंट पे कोनो वायरस है तो फीमेल के वजाइना टच ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो वायरस फीमेल में पहुंच ही नहीं पाएगा, कॉन्डम में बेचारा तड़पड़ा कर रह जाएगा वायरस वाला। तो इस तरीके से बचाते हैं हमें बीमारी से, लेकिन ये दोनों उतना नहीं बचा पाते, ये ज़्यादा बचा लेता है बीमारी से। हालांकि ये सारे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा तो लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब ये जो केमिकल मेथड होता है इसके अंदर जो फीमेल होता है वो कुछ टैबलेट लेती है, जिसकी वजह से जो फीमेल के अंदर का हार्मोन रहता है वो अल्टर हो जाता है, और उसी टैबलेट की वजह से जो एग मैचुरेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है, नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं हो पाता। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से जो बच्चा होगा वो पैदा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी को केमिकल मेथड के थ्रू बचाया जा सकता है। इसका एग्जांपल है जैसे ओरल और वाजाइनल पिल्स। अब बात करते हैं IUCD क्या होता है। तो IUCD भी एक तरीके का प्रोसेस है जिसकी वजह से आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचा सकते हो, जिसमें आता है, इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब ये जो डिवाइस है ना इसको लगाया जाता है फीमेल के अंदर, फीमेल का जो यूटेरस है उसके अंदर लगाया जाता है। अब ये जो इंट्रा यूटरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ये क्या करता है, ये भैया अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है। जैसे कॉपर टी हो गया, अब ये जो कॉपर टी है यही लगाया जाता है फीमेल के यूटेरस में। अब जैसे स्पर्म आता है तो उस स्पर्मों को ये रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, जाने ही नहीं देता आगे, तो जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि फालतू की जो प्रेगनेंसी होती है वो बच जाती है। अब बात करते हैं सर्जिकल मेथड। इसमें यानी कि थोड़ा चीड़ फाड़ की जाएगा, थोड़ी सर्जरी की जाएगी। कैसे होता है, जैसे वेस्कोटॉमी हो गया, ये मेल में केवल किया जाता है, ट्यूबोक्टॉमी केवल फीमेल में किया जाता है। अब जो वेस्कोटॉमी होता है इसके अंदर जो मेल का वास्ट डिफरेंस होता है ना उसी को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। अब जब वास्ट डिफरेंस हुआ, ब्लॉक हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्पर्मोआ है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, बेचारा वहीं तड़फड़ाक रह जाएगा। तो मैंने बताया था हम लोग के क्या होते हैं, 2 गोटियाँ होती हैं, 2 मान लो टमाटर हैं, तो वो उसी टमाटर से पहले एपिडेमिस होता है, फिर उसके बाद वास्ट डिफरेंस आता है। तो वास्ट डिफरेंस वजह से निकलता है कौन, स्पर्म। तो अब वास्ट डिफरेंस हुआ, ब्लॉक कर दिए तो स्पर्म में नहीं निकल पा रहा मेन पॉइंट से, तो ये वेस्कोटॉमी होता है। बात करते हैं ट्यूबोक्टॉमी। इसमें जो फीमेल का फॉलोपियन ट्यूब होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एग होता है वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाता, बाहर में नहीं निकल पाता।
अब जब एग नहीं निकल पाएगा तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म या किसी से मिल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है चैप्टर खत्म। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने भौजी के पास सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।